दफातन किसी ने दरवाज़ा खटकाया। मैंने चूक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुझे दो बातों का हर वक्त धड़का लगा रहता था। एक ये कि कहीं भारतीय इंटेलिजेंस का कोई आदमी मुझे गिरफ्तार करने ना आ जाए, और दूसरा ये कि कहीं अमृतसर का स्मगलर करुंडिया मेरी तलाश में इधर ना आ निकले। बाहर से होटल के वेटर की आवाज़ आई, सर मैं होटल बॉय हूँ, हीटर लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल बॉय अंदर आया तो उसके हाथ में बिजली का डबल राड वाला हीटर था। सर मैडम ने कहा है आपके कमरे में लगा दूं। होटल बॉय ने हीटर प्लग के करीब लगा दिया। डाइनिंग रूम में शाम के बाद मैंने काफ़ी मंगवाई तो काउंटर गर्ल आरुषि को काफ़ी पीने की दावत दे दी। वो बखुशी मेरी मेज़ पर आ गई। मैंने उस किस्म की बातें शुरू कर दी जिनसे जाहिर हो कि मैं किसी आइडियल लड़की की तलाश में हूँ और मैं शादी के बाद लंदन जाकर अपना दफ्तर खोलना चाहता हूँ। होशियारी से बातें करते हुए मैंने आरुषि के बालों और आंखों की कुछ इस तरह तारीफ की और कालिदास की संस्कृत की नज़मों के कुछ इस दिल नशी अंदाज में हवाले दिए कि वो मेरी गर्विदा हो गई। तब मैंने उससे पूछा कि वो महाशा जी कौन थे जिनसे वो हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसने हल्का सा कहका लगाकर बताया, इस महाशय का नाम तिलक राज वर्मा है और वो पठानकोट में कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। आरुषि ने यह भी बताया वो इसके मामा जी के पुराने मिलने वाले हैं। मैं मुतमईन हो गया। वो शख्स इंटेलिजेंस का आदमी नहीं था। अब मुझे आरुषि से कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने मंसूबे के बारे में गौर करने लगा था। अचानक उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिस पर मेरे कान खड़े हो गए। वो अपने मामा जी के बारे में बातें करते हुए बोली, मेरे मामा जी का बड़ा बेटा केवल कृष्ण फौज में मेजर है, आजकल डलहौजी में छुट्टी पर गया हुआ है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक ईसाई लड़की को साथ ले गया है। हमारी भारतीय संस्कृति में ये बात बुरी समझी जाती है ना। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों नहीं, ये हमारी धर्म संस्कृति की भी खिलाफ है। मेरा ज़हन तेज़ी से एक मंसूबे पर गौर कर रहा था। यह बड़ा ख़तरनाक मंसूबा था, मगर इस पर अमल करते हुए मुझे अपनी मुहिम में 100% कामयाबी का यकीन था। आरुषि अपनी मामा जी के गुमराह बेटे मेजर केवल कृष्ण के खिलाफ बातें किए जा रही थी। उसकी बातों से मैंने मालूम किया कि मेजर कृष्ण जलंधर छावनी में तैनात था, फिर वहाँ से उसकी बदली पठानकोट छावनी में कर दी गई। इसने बीमारी का बहाना बनाकर 2 माह की छुट्टी ली और लिख कर दे दिया कि वो छुट्टियां डलहौजी के सेहत अफजा मकाम पर गुजारने के बाद पठानकोट छावनी में अपनी नई ड्यूटी संभालेगा। वो अभी तक पठानकोट छावनी नहीं गया था। मैंने गुफ्तगू के दौरान बड़े तरीके से डलहौजी में उस होटल का पता मालूम कर लिया जिसमें मेजर कृष्ण एक ईसाई लड़की के साथ छुट्टियां गुजार रहा था। मुझे यह भी मालूम हुआ कि मेजर कृष्ण की अभी 1 माह की छुट्टी बाकी है। मेरे ज़हन में मंसूबा मुकम्मल हो चुका था। ये एक ऐसा खतरनाक मंसूबा था कि जिसमें एक एक कदम पर राज फाश होने और मेरी मौत का इम्कान था, लेकिन मैंने ये दाव लगाने का फैसला कर लिया था। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे मैंने इस मंसूबे की सारी कड़ियाँ एक एक करके मरबूत कर लीं और दूसरे रोज़ डलहौजी की तरफ रवाना हो गया। आरुषि को मैंने ये कहा कि मुझे एक ज़रूरी कारोबारी काम की वजह से अमृतसर जाना पड़ गया है, परसों तक वापस आ जाऊँगा। वो भारतीय फिल्मों की हीरोइन की तरह उदास आंखों से मुझे देखने लगी। खुदा जाने वो अपने ज़हन में क्या मंसूबा तरतीब दे रही थी, मगर मुझे मेरा मंसूबा कुशां कुशां डलहौजी की तरफ ले जा रहा था। मैं इससे पहले कभी डलहौजी नहीं गया। बस ने मुझे डलहौजी पहुंचा दिया। डलहौजी की पहाड़ियों पर बर्फ गिरी हुई थी। ये सेहत अफजा मकाम वीरान वीरान सा था। ये माहौल मेरे मंसूबे की तकमील के लिए बेहद मौजू था। बस अड्डे के पास ही एक होटल था। मैंने इस होटल में एक कमरा ले लिया और चाय का 1 कप पीने के बाद गर्म कपड़े पहनकर बाजार में निकल आया और इस होटल का पता लगा लिया जहां मेजर कृष्ण मुकीम था। होटल से ब्रीफ केस उठाया और मेजर कृष्ण वाले होटल हिल व्यू में मुंतकिल हो गया। कमरा किराए पर ले लिया। मेजर कृष्ण के कमरे का नंबर 5 था, जबकि मुझे 11 नंबर मिला था। दोनों कमरे दूसरी मंजिल पर थे। होटल अंदर से सारे का सारा सेंट्रली हीटेड था और काफ़ी हद तक जदीद साजो सामान से मुज़य्यन था। दोपहर 2 बजे मैं खाने के बाद अपने कमरे में लेटा बाज़ अहम अमूर पर गौर कर रहा था, क्योंकि मेरे मंसूबे की बाज़ कड़ियाँ अभी तक नामुकम्मल थीं। इनकी तकमील का तकाजा था कि मैं मंसूबे के गिरदाब में कूद जाऊं। इसी तरह वो कड़ियाँ खुद ब खुद आपस में मिल जाती। सपैर की चाय पीकर मैं 2-3 बार मेजर कृष्ण के कमरे के सामने से गुजरा। इसका दरवाज़ा बंद था। मैं नीचे लॉबी में चला गया और सोफे पर बैठकर हिंदी का अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद एक खुशपोश जोड़ा सीढ़ियां उतरकर काउंटर की तरफ आया और काउंटर पर जो आदमी खड़ा था उसने मुस्कुराकर उनका खैर मकदम किया। गुड इवनिंग मेजर, आज शायद रात को बर्फ गिरेगी।
मैंने गोशाए चश्म से उस जोड़े का जायजा लिया। लड़की का रंग सांवला था, शक्ल सूरत ही से ईसाई लगती थी। उसका साथी मेरे कद काठ का एक खुश शक्ल जवान था। उसने मुस्कुराते हुए चाबी काउंटर मैन की तरफ बढ़ा दी और बोला, हम स्नो पॉइंट तक चक्कर लगाने जाते हैं आज रात खाने में। काउंटर मैन ने हंस कर कहा, मेजर साहब डोंट वरी, हमने आपके सूप के लिए खास तौर पर पठानकोट से तुर्की मेट मंगवाया है। इंजॉय योर सेल्फ। थैंक यू। ये खुश शक्ल और खुश पोस्ट जोड़ा होटल से चला गया तो मैं भी अखबार एक तरफ रख कर उठा और काउंटर मैन से एक फ़ोन कॉल के बारे में बातें करने लगा। मैंने उसे बताया कि दिल्ली से मेरी एक कॉल आने वाली है और फिर मैंने थोड़ी ही देर बाद पता चला लिया कि ये जो खुश शक्ल जवान एक लड़की के साथ अभी अभी बाहर गया है, इसका नाम मेजर कृष्ण है और अपनी ईसाई बीवी के साथ हनीमून मनाने आया हुआ है। मेजर कृष्ण ने यहाँ झूठ बोला था और ईसाई लड़की को अपनी बीवी जाहिर किया था, जबकि मुझे डलहौजी वाली आरुषि ने बताया था कि मेजर कृष्ण अपनी एक दोस्त लड़की को लेकर डलहौजी 2 माह की छुट्टियां गुजारने गया हुआ है। मैंने एक सोची समझी स्कीम के तहत होटल के बार रूम में जाकर मशरूब की एक कीमती बोतल खरीदी और उसे लिफाफे में लपेट कर वहीं खिड़की के पास बैठकर एक फैशन मैगजीन देखने लगा। खिड़की पर गिरा हुआ सफ़ेद भारी पर्दा दरमियान में से हटा हुआ था और बाहर का पुरफजा माहौल दिखाई दे रहा था। ये एक छोटी सी पहाड़ी सड़क थी जो होटल के लॉबी के आगे से गुजरकर और पहाड़ी बंगलों और पार्क की तरफ जाती थी। मैंने काफ़ी मंगवा ली और आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पीने लगा। निस्फ घंटे के बाद मुझे दूर सड़क पर पहाड़ी बंगलों की तरफ से मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ आता दिखाई दिया। मैं इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। मैं आहिस्ता से उठा और ऊपर वाली मंजिल के बरामदे में पहुंच गया। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जो बरामदे के कोने पर था। मैं एक तरफ खड़ा हो गया। मौसम सरमा के बायस अक्सर कमरे खाली पड़े थे, बरामदा भी खाली था। थोड़ी देर के बाद मैंने ईसाई लड़की और हिंदू मेजर के हल्के हल्के कह के सुने। मैं दीवार से अलग होकर आहिस्ता आहिस्ता उनके कमरे की तरफ बढ़ा। मशरूब की बोतल वाला लिफाफा मेरी बगल में था। मेजर कृष्ण अपनी दोस्त के साथ बरामदे में अपने कमरे की तरफ आ रहा था। उसके करीब से गुजरते हुए मैं जानबूझकर उससे टकरा गया और मशरूब की बोतल बगल से फोड़ दी। लिफाफा बरामदे के फर्श पर गिरा और बोतल टूट गई। ओह आई एम सॉरी। मेजर माजरत का इजहार करते हुए झुका। मैंने लिफाफे में टूटी हुई बोतल बाहर निकाल ली। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मशरूब की बोतल बड़ी थी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, मैं अभी मशरूब की नई बोतल मंगवाता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेवर माइंड सर, दरअसल गलती मेरी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको मेरी तरफ से नई बोतल कबूल करनी होगी। प्लीज मेरे साथ नीचे आइए। रोजी तुम कमरे में चलो। मैं भी यही चाहता था, ये मेरे मंसूबे का हिस्सा था। मैं मेजर के साथ नीचे बार रूम में आ गया। उसने मुझे शराब की नई बोतल खरीद कर दी तो मैंने वही मशरूब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे मेरी तरफ से कबूल कीजिए क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे मेजर कृष्ण हैरान होकर बोला, तो फिर आप ये किसके लिए ले जा रहे थे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अपने एक दोस्त को तोहफा देने जा रहा था। मेरा नाम डॉक्टर रामा मूर्ति है। अरे आप डॉक्टर हैं? मेडिसन के डॉक्टर हैं? जी हाँ। और आप? डॉक्टर मैं मेजर केवल कृष्ण आर्टिलरी का मेजर हूँ। यह मेरे लिए एक खुश आइंदा खबर थी कि यह हिंदू जवान आर्टिलरी यानी तोप खाने का मेजर था। इसने मेरा आधा सफर आसान कर दिया था। वो मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया। उसकी दोस्त रोजी सोफे पर नीम दराज एक रसाला पढ़ रही थी। रोजी डियर, ये हैं डॉक्टर रामा मूर्ति MBBS। रोजी ने मुस्कुराते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मेजर कृष्ण ने मशरूब की बोतल खोल ली और गिलास में अंडेलते हुए बोला, डॉक्टर आप इतनी सर्दी में डलहौजी कैसे आ गए? हम तो हनीमून मनाने आए हैं, क्या आप भी? मेरी तरफ देखकर उसने कहका लगाया, जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। रोजी बोली, डॉक्टर मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और सुशील सी लड़की तलाश करूं। मैं मुस्कुरा कर रह गया। वो मेरे सामने सोफे पर बैठकर मशरूब पीने लगे। मैंने उन्हें बताया कि मैं अमृतसर का रहने वाला हूं और वहीं मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हूं। आजकल पठानकोट में प्रैक्टिस करता हूं। बर्फ के मौसम में एक बार बर्फ देखने डलहौजी जरूर आता हूं। वो आपके फ्रेंड कहाँ रहते हैं जिनके लिए आप ये मशरूब की बोतल ले जा रहे थे? मेजर ने पूछा। मैं ये बात भूल ही गया था। जरा सा ठटका, फिर बोला, वो मल्होत्रा साहब हैं, कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे। उन्हें इन चीज़ों का बहुत शौक था। आज वो पठानकोट जा रहे थे, इसलिए मैं उनका पसंदीदा तोहफा लेकर जा रहा था। लेकिन खैर, फॉर गेट ए मेजर। प्रोफेसर साहब तो इस वक्त पठानकोट पहुंच चुके होंगे।
मेजर अब हल्के हल्के सरूर में था। मैंने उसे मोहतात अंदाज में खरीदना शुरू कर दिया। उसने वही कुछ बताया जो मैं पठानकोट में उसकी रिश्तेदार लड़की अरुषि की ज़बानी सुन चुका था। फिर वो मेरी तरफ देखकर बोला, डॉक्टर, क्या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल कर सकता हूँ कि पठानकोट का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेजर साहब, ऐसा हो सकता है, मगर इसके लिए आपको अपनी यूनिट के किसी डॉक्टर से मशवरा करना होगा। मेजर कृष्ण नापसंदीदगी के अंदाज में सर झटक कर कहा, माई फुट, हमारी यूनिट का कैप्टन डॉक्टर भी यमराज कर्नल का दोस्त है। ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने बात का रुख सियासत की तरफ मोड़ दिया और हमारा हमसाया ममालिक में हथियारों के भरमार पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें कह दी। मेजर कृष्ण ने बड़ी नऊसत से गर्दन उकड़ा कर कहा, डॉक्टर मारुति, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, किसी को बताना मत। लाहौरी हमारी तोपों की जद में है। पठानकोट से गोला फायर होगा और सीधा ओह फॉर गेट इट। वो बात करते करते रोजी की तरफ मुतवज्जा हो गया। सर्विस वालों को फोन करो, हमारे टर्की स्टैक तैयार हो गए या नहीं। मैंने इस दौरान में कमरे का पूरा जायजा ले लिया था। रोजी ने एक बार दीवार गिर अलमारी खोली थी और मैंने अंदर मेजर की वर्दी देख ली थी। एक हुक के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। इसका ब्रीफ केस मेकअप करने वाला सिंगार मेज पर पड़ा था। एक खास बात की वजाहत के लिए मैंने बात का रुख पठानकोट की छावनी और मेजर कृष्ण की वहां ट्रांसफर की तरफ मोड़ दिया और कहा, पठानकोट की छावनी का पानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। आपने ठीक फैसला किया कि वहां नहीं गए। मेजर बड़े मूड में था। बोला, डॉक्टर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। जनरल तिवाड़ी सेना मेरे डैडी के दोस्त हैं, उनसे कहकर मैं ट्रांसफर कैंसिल करवा लूंगा। मुसीबत यह है कि जनरल साहिबा अमेरिका गए हुए हैं, अगले माह भारत वापस आएंगे। जब तक मैं यहीं डलहौजी में ऐश करता रहूंगा। वो रोजी की तरफ देखने लगा जो नीचे होटल की इंतजामिया को फोन कर रही थी। तुम्हारे ट्रांसफर के कागजात तो पठानकोट छावनी पहुंच चुके होंगे और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, मैंने कहा। वो हंसा और बाजू सोफे पर फैलाकर बोला, टू हेल विद वेम। कागज पहुंच गए हैं तो क्या हुआ? जनरल तिवाड़ी अमेरिका से आया तो वापस आ जाएंगे। जलंधर कैंट। इसका मतलब था कि पठानकोट छावनी वालों को इल्म हो चुका था कि जलंधर छावनी से कृष्ण नाम का एक मेजर ट्रांसफर होकर वहां आ रहा है, मगर अभी वो 2 माह की छुट्टी पर है। मैं मेजर के सरूर में होने का पूरा फायदा उठा रहा था। अब मैंने गुफ्तगू का रुख भारतीय फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। मेजर ने हाथ उठाकर कहा, धर्मिंदर मेरा कजन है, बिल्कुल नालायक लड़का होता था, स्कूल से भाग जाया करता था। अरे अब तो उसके बड़े बड़े ठाठ हैं, मगर मुझे देखकर भीगी बिल्ली बन जाता है। उसने फिर कहका लगाया। रोजी फोन करने के बाद सोफे पर आकर बैठ गई थी। रोजी डियर, तुर्की स्टेक विट अबाउट माय फेवरेट डिश। टेक इट इजी डियर, स्टेक तैयार हो रहे हैं। वंडरफुल माय डियर। हिंदू मेजर ने एक नारा लगाकर और टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। कमरा लता मंगेशकर की आवाज से गूंज उठा। हिंदू मेजर और ईसाई लड़की म्यूजिक के साथ रक्स करने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। फिर हिंदू मेजर सोफे पर गिर पड़ा और रोजी की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, डियर, मेरी फेवरेट डिश अभी तक नहीं आई। मेरे तुर्की स्टेक्स, फौरन नीचे जाओ, उन्हें कहो कि मैं इनका कोर्ट मार्शल कर दूंगा। रोजी बाल झटक कर जाने लगी तो हिंदू मेजर ने पतलून की पिछली जेब से चमड़े का लंबूतड़ा सा बटुआ निकाला और बोला, ठहरो, ये बार रूम से आती दफा रोजी ने बात काट कर कहा, रहने दो, ये तुम्हारा फौजी मैस नहीं है, मैं ले आऊंगी। मेजर कृष्ण बटुआ खोलते खोलते रुक गया। वो हंसा और बटुआ मेज पर रखते हुए बोला, ठीक है ऑफिसर, ठीक है। रोजी चली गई। मेजर ने अपने गिलास में मशरूब अंडेला और उंगली खड़ी करके बोला, 1 मिनट में आया, सॉरी डॉक्टर। वो बाथरूम चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। इसका बटुआ मेरे सामने मेज पर पड़ा था। मैंने जल्दी से उठाकर उसे खोला। उसमें पॉकेट बुक साइज का छोटा सा एक बटुआ और था। मैंने उसे खोला तो वो मेजर का मिलिट्री शिनाख्ती कार्ड था। एक जानब मेजर की पासपोर्ट साइज की फुल वर्दी में तस्वीर थी, जबकि सामने प्लास्टिक के वर्क के अंदर कागज पर उसका नाम, ओहदा और यूनिट का नाम लिखा हुआ था। वो 3rd राजपूत डिवीजन की आर्टिलरी का मेजर था। यही वो शिनाख्ती कार्ड था जिसके असूल के लिए मैंने ये सारा ड्रामा खेला था। मैंने ये शिनाख्ती कार्ड हासिल करने के लिए बड़ा लंबा प्रोग्राम बनाया था और मुझे मेजर की अदम मौजूदगी में तलाशी लेने के लिए आना था, मगर कुदरत मेरा साथ दे रही थी। मैंने फुर्ती से शिनाख्ती कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लिया और बटुआ बंद करके उसी तरह मेज पर रख दिया और सोफे के साथ टेक लगाकर अखबार पढ़ने लगा। मेजर झूमता हुआ बाथरूम से बाहर आ गया। वो मेज से गिलास उठाकर मेरे सामने बैठ गया।
और उन लड़कियों की बातें करने लगा जिनसे उसकी दोस्ती रह चुकी थी। इतने में रोजी आ गई। मेजर चुप हो गया। बहुत होशियार आदमी था। रोजी के हाथ में मशरूब का लिफाफा था। लिफाफा उसने सिंगार मेज पर रखा और बोली, तुम्हारी फेवरेट डिश तैयार है डियर। थैंक यू डियर। मेजर ने बटुआ मेज से उठाकर खोलते हुए कहा, लेकिन डियर मैंने तुम्हारा हिसाब चुका देना है। आई मीन बिजनेस इज बिजनेस। फिर वो कुछ चौंक सा गया। मैं समझ गया कि वो क्यों चौंका है। वो बटुए की सारी जेबें टटोलने लगा। उसने बटुए में रखे हुए नोट और तय किए हुए कागज और चाबियां निकाल कर मेज पर रख दी और बोला, क्या मेरा आईडी कार्ड तुम्हारे पास है? रोजी लिफाफा खोलते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारे आईडी कार्ड का क्या काम? कोट की जेबों में देखो, वहीं कहीं होगा। मेजर का सरूर किसी हद तक उतर गया था। मैंने हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, आपने इसे कहाँ रखा था? इसी बटुए में होता है। हो सकता है दूसरी पतलून की जेब में हो। फिर उसने अपने सारे कपड़ों की जेबें देख ली, मगर कार्ड ना मिला। मिल भी कैसे सकता था? वो तो इस वक्त मेरी जेब में पड़ा था। कहीं गिर न गया हो? मैंने हमदर्दी से कहा। ओ यस, मेजर कुछ सोचकर बोला, डेर हमने स्नो पॉइंट पर दौड़ लगाई थी। मेरा ख्याल है वहीं कहीं गिर गया होगा। मुझे याद आया मेरा बटुआ वहां जेब से उछलकर गिरा था। उफ माय गॉड, मुझे अभी वहां जाकर उसे तलाश करना होगा। रोदी ने झुंझला कर कहा, अंधेरा हो गया है, इतनी सर्दी में कहां जाओगे? नया बनवा लेना। मेजर ने तलख लहजे में कहा, तुम समझती हो कि नया कार्ड बनवाना कोई काम आसान है? मुझे इसकी बाकायदा हेड क्वार्टर इतला देना होगी। मुझे जुर्माना होगा, एक्सप्लेनेशन फाइन करनी होगी। मैं अभी जाता हूँ। रोजी और मैं उसे रोकते ही रहे, मगर मेजर लंबा कोट पहनकर टार्च संभालता हुआ चला गया। जितनी देर बाहर रहा, उसकी नकली बीवी रोजी मुझसे मेजर की जिद्दी तबीयत के खिलाफ बातें करती रही। इसी असना में स्टेक्स भी आ गए, साथ ही खाना भी लगा दिया गया। निस्फ घंटे के बाद मेजर क्रिश्चियन वापस आया। वो सख्त गुस्से में था। कहने लगा, माई फुट नहीं मिला, सुबह देखेंगे। नो प्रॉब्लम, गुम हो गया है तो मैं क्या करूं? सुबह अगर ना मिला तो हेडक्वार्टर टेलीग्राम कर दूंगा। ये तो बहुत बुरी बात हो गई है, मैंने कहा। मेजर ने मुस्कुराते हुए कोट उतार कर कहा, फॉरगेट इट डॉक्टर, कोई मेरा आईडी कार्ड लेकर क्या करेगा? इस पर मेरी तस्वीर लगी है, यूनिट को इन्फॉर्म कर दूंगा, यही दूसरा कार्ड बनकर आ जाएगा। अब खाना शुरू करो, ठंडे हो रहे हैं। तुम्हारे फेवरेट स्टेक्स, रोजी बोली। वंडरफुल रोजी डियर, सर्दी में ठठर रहा हूँ, एक गिलास गरम गरम प्लीज। तुम बाज नहीं आओगे नटी बॉय। रोजी उठकर सिंगार मेज की तरफ बढ़ गई। रात 12 बजे जब मैं मेजर क्रिश्चियन के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था तो मेरी जेब में वो कीमती कुंजी मौजूद थी जिसने मेरे लिए पठानकोट छावनी के सेक्रेटरिएट मोर्चों का दरवाज़ा खोलना था। अपने कमरे में आकर मैंने बत्ती रोशन की, दरवाजे को ताला लगाया और मेजर का शिनाख्ती कार्ड निकालकर गौर से देखने लगा। मुझे जिस बात का खदशा था वो यहाँ नहीं थी। पासपोर्ट की तरफ शिनाख्ती कार्ड की तस्वीर तस्दीक करने वाले फौजी अफसर के दस्तखत नहीं थे, बल्कि ये दस्तखत तस्वीर के नीचे यूनिट की मोहर के ऊपर किए गए थे। ये दूसरी फतह थी। शिनाख्ती कार्ड पर मेजर के नाम और रैंक के साथ बाएं रुखसार पर कान के करीब एक नुस्वारी तिल के बारे में लिखा हुआ था, मगर मुझे इस सिलसिले में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। जब फौजी अफसर फुल वर्दी में हो तो उसके रुखसार का तिल कोई नहीं देखता। मैंने शिनाख्ती कार्ड पलंग के गद्दे के नीचे छुपा दिया और कपड़े बदल कर लेट गया। सुबह मेरे मिशन का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ज़हन में अजीब खुद बुद्धि सी होने लगी थी। कभी यूं महसूस होता जैसे अभी दरवाज़ा धड़ल्ले से खुलेगा और मेजर पिस्तौल तान कर दाखिल होगा और मुझे गरज कर कहेगा, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना, तुम पाकिस्तानी जासूस हो और आईडी कार्ड चुरा कर लाए हो। रात 2 बजे के करीब जाकर मेरी आंख लगी। सुबह जागा तो खिड़की की सफ़ेद पर्दों में से दिन की रोशनी छिन छिन कर कमरे में आ रही थी। मैंने घड़ी देखी, 10:30 बजे थे। मैं जल्दी से बाथरूम गया और अभी गुस्ल के बाद कपड़े ही बदल रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो दिल धक से रह गया। बाहर मेजर क्रिश्चियन खड़ा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरी जान में जान आई और वो कमरे में आ गया। डॉक्टर, हम आज दोपहर के बाद कुल्लू जा रहे हैं, हमारे साथ चलोगे? 1 हफ्ते का ट्रिप है, खूब सैर करेंगे, तुम्हें कुल्लू के सुरख सेब खिलाएंगे। रोजी भी तुम्हें साथ ले जाने के लिए कह रही है। मैं उनके साथ भला कैसे जा सकता था? मैंने माजरत करते हुए कहा, मुझे वापस पठानकोट जाना है जहां मेरे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ मेजर, अगर कभी पठानकोट आओ तो मेरे यहाँ ठहरना, मुझे खुशी होगी। मेजर ने दोनों हाथ उठाकर कहा,
ओ नो, भगवान मुझे पठानकोट न ले जाए डॉक्टर, मुझे वहाँ का पानी सूट नहीं करता। हाँ, तुम्हारा जलंधर आना हो तो छावनी मेरे पास ज़रूर आना। फिर उसने मुझे अपना मुलाकाती कार्ड दिया जिस पर जलंधर छावनी में उसके घर का फ़ोन पता नंबर लिखा था। मैंने कार्ड रख लिया। उसने जाते हुए कहा, क्या लंच हमारे साथ नहीं करोगे? मैंने जवाब में कहा, मुझे डलहौजी में कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, अगर जल्दी वापस आ गया तो लंच में शामिल हो जाऊंगा, मेरा इंतज़ार ना किया जाए। मेजर ने कहका लगाकर कहा, वो तो हम ज़रूर करेंगे डॉक्टर। मैंने अपने इत्मीनान के लिए पूछा, क्या इसका शनाख्ती कार्ड मिल गया? नहीं मिल सका डॉक्टर, वैसे मैंने अपनी पूरी यूनिट को इन्फॉर्म कर दिया है, नो प्रॉब्लम, नया बन जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी भिजवा दिया है, जुर्माना तो पड़ जाएगा मेजर। ओ फॉरगेट इट। ओके डॉक्टर, कोशिश करना कि लंच पर पहुंच जाओ। आई विल ट्राई मेजर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो मेजर लंबे लंबे डग भरता हुआ चला गया। उसके जाते ही मैंने खिसकने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे 15-20 मिनट लग गए। जब मैं ब्रीफ केस उठाए सीढ़ियों की तरफ चला तो सामने से मुझे मेजर क्रिश्चियन तेज कदमों से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मेरा दिल शिद्दत से धड़कने लगा। उसने दूरी से पुकार कर कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, रोजी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो मुझे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। उसकी ईसाई दोस्त रोजी बिस्तर पर कंबल ओढ़े पड़ी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। मैं डॉक्टर नहीं था, मगर वो लोग मुझे MBBS डॉक्टर समझते थे और मुझे जाहिर भी यही करना था। मैंने रोजी की नब्ज देखी, नब्ज ठीक चल रही थी। मेजर ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले तक वो बिल्कुल चंगी भली थी। बस 10 मिनट हुए कि कह आना शुरू हो गई। मैंने रोजी से पूछा कि वो क्या महसूस कर रही है। उसने नकाज से कहा, जी मतला रहा है। सॉरी, मेरे पास दवाएं नहीं है। मैंने कहा, यहाँ डलहौजी में मेरा एक डॉक्टर वाकफ है, इसको बुझवाए देता हूँ। डॉक्टर कोई नुस्खा लिख दो, मैं अभी बाजार से मंगवा लेता हूँ। मेजर ने कहा, मैं क्या दवाई लिखता, क्या नुस्खा लिखता, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। मैंने जल्दी से कहा, मेजर मैं बाजार की दवाई देना पसंद नहीं करूंगा, जिस डॉक्टर को मैं भिजवाऊंगा वो खुद ही ट्रीटमेंट देगा। मेजर ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा, मामला सीरियस तो नहीं डॉक्टर? मेरा मतलब है अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं इसे वापस भिजवा देता हूँ, घबराने की कोई बात नहीं, मैदा खराब हो गया है। ओके, मैं जाकर डॉक्टर को फौरन भिजवाता हूँ। ये कहकर मैं नीचे होटल की लॉबी में आ गया। मैंने चाबी काउंटर पर दी और अपना हिसाब भी साफ किया। इसमें खतरा था। मैं मेजर को ये नहीं बताना चाहता था कि होटल छोड़कर जा रहा हूँ। होटल से बाहर आकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और बस स्टैंड पर आ गया। सीजन में यहाँ काफी रश होता होगा, मगर सर्दियों के मौसम की वजह से बस स्टैंड तकरीबन वीरान पड़ा था। एक लंबी बस कोने में छप्पर के नीचे खड़ी थी, जिसमें से कुछ सवारियां मुंह सर लिपटे बाहर झांक रही थी। मालूम हुआ कि यही बस आध घंटे बाद पठानकोट जाएगी। मैंने ये निस्फ घंटा चाय की एक दुकान में गुजार दिया। बस ने चलते चलते मजीद 15 मिनट ले लिए। आखिर बस रवाना हो गई। जितनी देर बस डलहौजी की सड़कों से गुजरती रही मैं परेशान ही रहा। 10 मिनट बाद बस एक गहरी वादी में पहाड़ की ढलान पर पठानकोट की तरफ दौड़ रही थी। पठानकोट पहुंचकर मैं सीधा रेलवे स्टेशन गया। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने अंबाला छावनी के लिए फर्स्ट क्लास का एक टिकट खरीद लिया। दोपहर 3 बजे पठानकोट से गाड़ी अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। यहाँ से रात 9 बजे मुझे फ्रंटियर मेल पकड़ना थी। मैं फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में आकर बैठ गया और वहीं मैंने खाना भी मंगवा लिया। 8:30 बजे रात फ्रंटियर मेल के डब्बे प्लेटफार्म पर आकर लग गए तो मैं डब्बे में जाकर बैठ गया। 3-4 सवारियां पहले ही बैठी थी। उनमें से 2 सिख मुसाफिर भी थे जो शक्ल और लिबास से कारोबारी आदमी लगते थे। गाड़ी चली तो एक सिख ने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। सेकंड क्लास में भी बड़ा रश होता है महाराज, मैं तो हमेशा फर्स्ट क्लास में सफ़र करता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे बताया कि मैं अंबाला जा रहा हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं आप तो पंजाबी लगते हैं। मैंने कहा, हाँ मैं जलंधर का रहने वाला हूँ, कारोबार के सिलसिले में अमृतसर आया था, अब अंबाला जा रहा हूँ। मैं प्लास्टिक गुड्स का कारोबार करता हूँ। ये कहकर मैंने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली जैसे मुझे नींद आ रही हो। फ्रंटियर मेल अमृतसर से निकलकर जलंधर की तरफ पूरी रफ्तार से उड़ी जा रही थी। गाड़ी अंबाला पहुंची तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि मुझे अंबाला के रेलवे स्टेशन पर आधी रात को नहीं पहुंचना चाहिए था। अंबाला छावनी भारत में जबरदस्त फौजी अहमियत की हामिल थी और जाहिर है कि रेलवे स्टेशनों पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस और CID के आदमी जरूर मौजूद होंगे। पहले मैंने सोचा कि ट्रेन ही में बैठा रहता हूँ और आगे दिल्ली की तरफ निकल जाऊँ और दूसरे दिन अंबाला लौट आऊँ।
फिर ये सोचकर ट्रेन से उतर आया कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेजर कृष्ण किसी भी वक्त अपना इरादा बदलकर अपने यूनिट के आर्डर पर पठानकोट छावनी पहुंच सकता है। अंबाला शहर के रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म काफ़ी कुशादा और बारौनक था। मुसाफिर ट्रेन से उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे। इसी भीड़ में ब्रीफ केस थामे मैं फर्स्ट क्लास के खाली वेटिंग रूम में आ गया और दीवार के साथ पुरानी तर्ज का दीवान पड़ा था, मैं उस पर दराज हो गया। फ्रंटियर मेल कुछ देर ठहरने के बाद रवाना हो गई। प्लेटफार्म पर आहिस्ता आहिस्ता शोर कम हो गया, फिर सन्नाटा छा गया। वेटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और रेलवे का एक वर्दी पोश टिकट चेक कर अंदर आया और बोला, श्रीमान जी गाड़ी तो निकल गई है। मैंने आंखें बंद कर रखी थी और ये जाहिर कर रहा था जैसे मैं सो रहा हूँ। उसकी आवाज़ पर मैं हड़बड़ाकर उठा, बोला, क्या फ्रंटियर मेल निकल गई? उफ भगवान, इस नींद का बुरा हो। टिकट चेक कर बोला, अब आपको सुबह 8 बजे वाली गाड़ी मिलेगी। कहाँ जा रहे थे आप? आप दिल्ली जा रहे थे? मैं फिर ये हकीकत भूल गया था कि मेरी जेब में अमृतसर से अंबाला तक का फर्स्ट क्लास का टिकट है और दिल्ली जाने के लिए मैंने अंबाला शहर से फर्स्ट क्लास का कोई टिकट नहीं खरीदा था। मगर मैं अपने आप को शक के इम्कानात से बचाने के लिए नातजर्बाकारी की वजह से झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। मैंने दिल में सोच लिया कि अगर टिकट चेकर को मालूम हो गया कि मेरे पास दिल्ली का टिकट नहीं है तो मैं पहली सूरत में यही कहूँगा कि जिस वक्त मैं वेटिंग रूम में आकर लेटा था उस वक्त टिकट घर बंद था। टिकट चेक कर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो बोला, यहाँ सर्दी बहुत है, हमारे ऑफिस में आ जाए, वहाँ कोयलों की अंगीठी जला रखी है। शुक्रिया, मैं यहीं पड़ा रहूँगा। टिकट चेक कर चला गया तो मैं उठ बैठा। दिल ने कहा कि यहाँ से निकल चलो, बाकी रात स्टेशन के बाहर किसी होटल में बसर करो। अभी अभी गाड़ी गई है, लोग यही समझेंगे कि तुम मुसाफिर हो और रात गुजारने आए हो। चनाचे मैं वेटिंग रूम से बाहर प्लेटफार्म पर आ गया। अब एक मुसीबत सामने से आन पड़ी। अगर वही टिकट चेकर गेट पर खड़ा होगा तो मेरा पठानकोट से अंबाले तक का टिकट देखकर जरूर वह मैं मुब्तला हो जाएगा। मगर खुशकिस्मती से प्लेटफार्म के गेट पर कोई टिकट चेकर मौजूद नहीं था। मैं गेट से बाहर निकल आया। स्टेशन के सामने कई एक इमारतें थी जहां आधी रात के बाद भी रोशनियां रोशन थी। इनमें होटल भी थे। एक होटल के बाहर ओशा होटल का न्यू साइन लगा हुआ था। होटल के काउंटर पर एक हिंदू तिलक लगाए, कंबल लपेटे कुर्सी पर अकड़ों बैठा था। शायद वो ट्रेन के बच्चे कुचे मुसाफिरों के इंतजार में था। मैंने इत्मीनान कर लिया कि इसके आसपास कोई आदमी नहीं है। मैं उसके सामने गया और मैंने उसे अपना नाम केदारनाथ सहगल बताया और एड्रेस अमृतसर का लिखा और कहा कि मैं अमृतसर में खद्दर के कारोबार का एजेंट हूँ और कारोबार के सिलसिले में अंबाला से आया हूँ। जिस आदमी को मुझे स्टेशन पर लेने के लिए आना था वो नहीं आया। अब रात गुजार कर सुबह उसके घर जाऊंगा। इतनी रात गए उसे बेआराम करना नहीं चाहता। ये वजाहत मैंने अपनी तरफ से ज़रूरी समझी, मगर होटल वाले महाशय के चेहरे से जाहिर हुआ कि उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो बस मुझसे कमरे का पेशगी किराया लेकर ही मुतमिन हो चुका था। मुझे एक छोटे से कमरे में पहुंचा दिया गया जहां पलंग पर एक मैला सा लिहाफ पड़ा था। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उन्हीं कपड़ों में लेट गया। मैंने खाना नहीं खाया। भूख तो लग रही थी लेकिन मैं सो गया। सुबह 8 बजे आंख खुली। गुसल खाने में जाकर सख्त सर्दी में ताज़ा पानी से गुसल किया, शेव बनाई, फिर ऊपर ही डबल नाश्ता मंगवा लिया ताकि दोपहर को खाने की ज़रूरत महसूस ना हो। फिर मैं ब्रीफ केस उठाए बाहर आ गया। स्टेशन के सामने सड़क पर काफ़ी रौनक थी। धूप निकली हुई थे। मैंने एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे अंबाला कैंट जाने को कहा। वहाँ मैं एक खास मकसद लेकर जा रहा था। भारत की एक मशहूर और बहुत बड़ी छावनी थी और यहाँ मुझे आसानी से भारतीय फौज के अफसरों की फुल वर्दी मिल सकती थी। छावनी के बड़े बाजार में ऐसी कई दुकानें थीं जहाँ फौजी अफसरों के फूल, बटन, टोपियाँ और सिली सिलाई वर्दियाँ शोकेसों में नजर आ रही थी। मैं एक निस्बतन बड़ी दुकान में दाखिल हो गया। मैंने गर्दन अकड़ा रखी थी और एक फौजी अफसर के से अंदाज में वर्दियों और चमकीले फौजी निशानों का जायजा लेने लगा। एक दुबला पतला हिंदू लड़का हाथ जोड़कर नमस्कार करके बोला, सर किस रंग की वर्दी चाहिए? मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाकर देखा और बोला, मेजर रैंक की वर्दी चाहिए मुझे। मैं अपने मिलिट्री टेलरों से तंग आ गया हूँ। कमबख्त सब निकम्मे हैं, कभी मेरे साइज का ख्याल नहीं रखते। महाराज, हमारी दुकान 100 बरस पुरानी है। भगवान की कृपा से आज तक किसी अफीसर ने शिकायत नहीं की। इधर तशरीफ लाएं। जब मैं उस दुकान से निकला तो भारतीय फौज की 13 राजपूत डिवीजन के आर्टिलरी यूनिट के मेजर की वर्दी में था। मेरी जेब में मेजर कृष्ण मिलिट्री का आईडी कार्ड था, मगर इस पर अभी तक कृष्ण की तस्वीर चिस्पा थी।
अब मेरा दूसरा मरहला इस आईडी कार्ड पर अपनी तस्वीर चिपका करना था। अम्बाला छावनी बाजार बड़ी बड़ी दुकानों और स्टोरों से भरे हुए थे। मैं मेजर की वर्दी में था। खतरा सिर्फ यही था कि यहाँ मुझे कोई मिलिट्री पुलिस का आदमी चेक न कर ले। मैं एक फोटोग्राफर की दुकान में दाखिल हो गया। यहाँ मैंने पासपोर्ट साइज की एक तस्वीर उतरवाई। इतनी देर दुकान में ही बैठा रहा, अखबार पढ़ता और गोशाए चश्म से बाहर बाजार भी देखता रहा, जब तक कि फोटोग्राफर ने तस्वीर तैयार करके मेरे हवाले नहीं कर दी। दुकान से निकलकर मैंने स्टेशनरी की एक दुकान से गोंद की शीशी खरीदी और टैक्सी में सवार होकर सीधा रेलवे स्टेशन आ गया। मुझे इस टिकट चेकर का ख्याल आया जिसने रात मुझसे बातें की थी, मगर वो वहाँ नहीं था। मैंने पठानकोट तक का फर्स्ट क्लास का टिकट लिया और वेटिंग रूम में आकर बैठ गया। बाथरूम खाली था। 2-3 मुसाफिर अपना सामान रखे बैठे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया। बाथरूम में दाखिल होकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ब्रीफ केस सिंगार मेज पर रखा। जेब से कृष्ण का शनाख्ती कार्ड निकालकर उसकी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े करके गटर में बहा दिया। उसकी जगह अपनी तस्वीर गूंद से अच्छी तरह चिपकाई, शीशी ब्रीफ केस में रखी और आईडी कार्ड पर एक निगाह डाली। मेजर की फुल वर्दी में खूब सज रहा था। नीचे मेरा नाम मेजर कृष्ण लिखा था और कमांडिंग ऑफिसर के दस्तखत भी मौजूद थे।